मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 121। राजा कुंभदेव राजकुमार आरव को लेकर अपने सभी बच्चों को सतर्क और उसकी सुरक्षा करने और उसके साथ देने के बाद कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी ऊर्जा शक्ति को नियंत्रित और बढ़ाने के लिए हम उनके विशेष करने लगा और बाकी रानी राज देवी जी और सभी लोग राष्ट्रीय कार्यों में लग गए। सभी चीज 2 दिन तक चलती रहे और महल के लोगों को छोड़कर किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ कि अब राजकुमार आरव का राज तिलक होने वाला है। ये सभी के लिए एक सामान्यजनक घटना बनने वाली है, क्योंकि राजा कुंभदेव अपने प्रजा के बीच बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और रहस्यमय बनकर रहना ही चाहते हैं, ताकि किसी को भी उनके महल में क्या घटना हो रही है, ये क्या नहीं, ये सभी चीजों की भनक भी ना लगे और उन सबको बीच अचानक से सभी चीज के बारे में पता चलने, ताकि उन्हें पता चल सके कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य क्या औधा रखता है। सभी राज्यों की भी नहीं तो बाकी समाज से भी इसी तरह से अपने कार्य करते हैं कि पूरे राजा को पता चल जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है। पर भारत साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य है जहां पर राजा से लेकर उसे महल की हर एक व्यक्ति में एक अलग सा रहस्य छुपा हुआ है, जिसके सुलझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी राज्यों और दूसरे देश के लोगों के लिए हर तरह के लोग इस साम्राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, पर बहुत सारा रहस्य ऐसा है जो इस दुनिया में बाहर नहीं निकाला और बाहरी दुनिया के बारे में सभी को पता है, या कहीं सभी जादूगर बाहरी दुनिया के बारे में जानते हैं और आंतरिक दुनिया के बारे में भी, कि दोनों में किस तरह से अंतर होते हैं। अब रुद्र और माहेश्वरी के बारे में पता चलने के बाद बहुत हमेशा परेशान तो हो गया, पर कारण के बताने पर वह थोड़ा सा सम्मान में भी रहने लगा, पर उसकी शक्तियां दिन का दिन अब बढ़ने लगी थी। उसकी अग्नि तत्व का चक्र शक्ति बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली हो गया था और उसके मंत्र को भी वह बहुत अच्छे अच्छे नियंत्रित करते हुए बिना किसी गलती के चलान कर सकता था, और वही उसके चरण में और रहस्य आग्रा ग्रंथ की शक्तियां भी बहुत ही तीव्र गति से स्थापित हो चुकी है, जो कि उसे कुछ समय पहले ही प्राप्त हुआ। इन सभी शक्तियों के बारे में उसे कोई भी पता नहीं है, इसलिए वह बस शांति से उन सब की शक्तियों को उसे सुनहरी किताब के बारे में के द्वारा पढ़ रहा था और उसे नियंत्रित करने की कोशिश भी कर रहा है। ये 2 दिन में अपने कक्ष के बाहर ही नहीं निकला राजा कुंभदेव, और बाकी सब भी तुझसे मिलने के लिए आते, पर किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं थी। राजकुमार आरव से मिलने राजा कुंभदेव आते और आरव को किताबों में अपना समय बिताते देखकर हो वापस चली जाती। वैसे भी राजा कुंभदेव को किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अगले दिन राजतिलक का दिन था। पूरे महल को फिर से एक बार महल दुल्हन की तरह सजा दिया गया और शाम को ही यह पूरे साम्राज्य में फैला दिया गया कि अगली सुबह राजा कुंभदेव अपने बड़े बेटे राजकुमार आरव कुमार देव को उत्तराधिकारी की पहली समारोह और तिलक समारोह होने वाला है, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि राजकुमार आरव ही अगले होने वाले उत्तराधिकारी और महाराज बनेंगे। और आपके आगे की वीडियो की जो रहस्यमय शक्तियां एक महाराज को मिलती है, वह भी राजकुमार यादव को मिलेगी। आप सभी को तो पता चल चुका था कि राजकुमार आप भी एक जादूगर बन चुके हैं। भले ही वह कम दर्ज की जादूगर है, पर उसके प्रभाव आरव लगा सकते हैं कि उन्हें बहुत जल्द भी हो सकती है अभी मिल जाएंगे। इसी बात को लेकर राजकुमार वैभव भी परेशान है कि अगर हो सकती है हमारा को मिल गई तो उसका सभी तरह का षड्यंत्र किसी भी काम का नहीं रहेगा। वह इसी चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान है, पर उसे उसका जवाब भी नहीं मिल पा रहा कि उसे करना क्या चाहिए। राजकुमारी काव्य की अब उसकी साथ देने को छोड़कर उसे अपना सभी देखा की चीज से हाथ छोड़ दिया है और मुंह मोड़ लिया है। वह अब इस वक्त तो उसके साथ किसी तरह की कुछ कार्य कर नहीं सकता, पर अचानक से मिले इस धोखे से राजकुमार वैभव भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। पर सबसे ज्यादा उसे बेचैनी इसी बात का हो रही है कि दूसरी दुनिया का वह शख्स जो हमेशा अंधेरे में रहकर उसकी मदद करता है, वह इस वक्त वहां पर मौजूद नहीं है, नहीं उसकी किसी भी तरह की बातों या संदेश को जवाब दे रहा है। ऐसा लग रहा है वह पूरी तरह से गायब हो चुका है। उसने कई बार उसे काली दुनिया की शख्स को बुलाने की कोशिश की, गया तो गया कहाँ। अगले दिन पूरे महल में जोरों जोरों से राजतिलक की तैयारी हो रहा था। सभी लोग ये त्योहार की तरह मना रहे थे। आज एक अलग सहित धुन पूरे साम्राज्य में फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वहां पर एक बड़ा सा त्योहार मनाया जा रहा है। हर कोई चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी, तो हर चारों तरफ अलग अलग ढोल मंडारे और धुन सुनाई दे रहे थे। इसके बारे में हर किसी को खबर था कि राजा खूबदेव के सुपुत्र आज सही तौर पर उत्तराधिकारी बनने जा रहे हैं। राजकुमारी काव्य हो या कोई भी राजकुमारी, आज सभी बहुत अच्छे से सज धज कर तैयार होना चाह रही थी, क्योंकि वह सब चाहते थे कि राजकुमार आरव के नजदीक उसे पर पड़ जाए और वह इस साम्राज्य की पहली महारानी बन जाए। जिस तरह से रानी राज देवी जी के पहले नजर में ही राजा कुंभदेव ने उन्हें पसंद कर लिया था और एक आम लड़की होने के बावजूद भी वह महारानी बन गई थी। ये सपना देखते हुए सब पूरे साम्राज्य के आम लड़कियां भी बहुत ही अच्छे से तैयार होकर अपने खूबसूरती को सबके सामने उजागर कर रही थी। ऐसा कहा जाता है कि राज तिलक के दौरान राजा कुंभदेव अपने उत्तराधिकारी के साथ पूरे महानगरों का दौरा करते हैं।
और अपने प्राजों से रूबरू होकर पूरा साम्राज्य घूमते हैं और इस साम्राज्य का रहस्य के बारे में जानते हैं, और इसी बीच उनका एक बहुत ही गुप्त समझ भी होता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ऐसा कहा जाता है कि ये दो दुनियाओं के बीच की बात है। एपिसोड 122। किस तरह राजकुमार आ रहा हूँ के बारे में पूरे साम्राज्य को पता चल गया कि उसका राजतिलक होने वाला है और पूरे साम्राज्य में एक अलग सा त्योहार का माहौल है। इस माहौल को देखते हुए किसी की आंखों में जलन थी तो किसी की आंखों में उत्साह, किसी की आंखों में खुशी दे तो किसी की आंखों में भीड़ निश्चय, किसी को अपनी रास्ते से निकलने के लिए। तो वही पारस साम्राज्य के सभी राजकुमारी और आज लड़कियां भी अपने आप को किसी अप्सरा से काम नहीं बनने पर लगी हुई है। सब यही चाहते थे कि बस की नजर राजकुमार आ रहा हूं उनके ऊपर डाले ताकि उनके राज महारानी बनने का सपना पूरा हो जाए। वही इन सब से दूर राजकुमार आ जाओ यानी हमारे आरव जी एक किताब और हाथ में कलम लिए बैठे किसी गहरी सोच में बहुत सारी चीज लिखी जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही ज्यादा सोच में गुण है और उनके सामने अलग अलग तरह के दाल दासियां उसके पोशाक और अन्य सामग्री पड़ी हुई खड़े हैं। उनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वह राजकुमार अब को कुछ कहे या जरा से भी आवाज करे। तभी उन सभी ने देखा कि वहां पर अंगरक्षक और कारण अपने पूरे तैयारी के साथ वहां पर आ चुके, पर जैसे ही उन दोनों ने सामने का नजारा देखा तो उन लोगों की आंखों में कोई काम हैरानी नहीं थी। वहीं उनके आने की थोड़ी देर बाद ही राजा को मुझे और रानी राजदेवी जी भी वहां पर आ गए। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था क्योंकि किसी पर साम्राज्य के राजा और रानियां हैं, और यह सच भी था, वह दोनों लग भी रहे थे। राजा कुमदेव एक नीले और सफेद रंग की बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया राजशाही पोशाक पहने हुए थे। उसके सर पर 1 इंच का हीरे से जगमगाती तक बहुत ही अलग और यूनिक तरीके से लगा हुआ था। उसे तक के चारों ओर एक अलग ही प्रकाश निकल रही थी जो उसके चेहरे से काम नहीं आता जा सकता, और गले में और हाथों में अलग अलग देश कीमती चीज पहने हुए राजा कुंजदेव की ज्योति भी बहुत ही शानदार नजर आ रही थी। वह एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली योद्धा और बहुत बड़े साम्राज्य के राजा नजर आ रहे थे। उन्हें देखते ही सभी ने अपना सर झुका लिया और इज्जत से पर की तरफ देखते हुए किसी ने अपने आंखें उठाने की कोशिश नहीं की। तो वहीं दूसरी ओर रानी राजदेवी जी भी बहुत ही सुंदर सफेद रंग का राजशाही लहंगा पहने हुए हैं और एक भी स्किन थाया जड़े हुए लंबा चुनरी उनके सर से ऊपर से होते हुए जमीन को छू रही है। उनके गले में अनगिनत हीरे मोतियों का सोने से बने 20 किंतु कार्यकरों से नावाची गनी बहुत ही अच्छी सी उनके गले की सुख को बढ़ा रहे हैं, और उनकी खूबसूरती तो किसी अप्सरा को भी पीछे छोड़ दे। उनकी नीली आंखों में कोई भी एक बार देखे तो उसमें को भी सकते हैं और गुम भी हो सकते हैं। उनके बाल का मन तक लहरा रहे हैं और वह अपनी उम्र से बहुत ही काम नजर आ रही है। ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि दोनों राजा रानी एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से कर देकर बहुत ही शानदार जोड़ी बने हुए हैं। एक छोरी के चर्चे तो पूरे विश्व में हुआ करते थे। कुछ साल पहले एक आम लड़की सी को महारानी बना दिया। उसे समय बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारी घटनाएं भी घटी थी जो धीरे धीरे करके इस कहानी में आपको पता चलेगा। वह दोनों तैयार जब सभी को देखे तो उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को देखा। आज उसको इतना बड़े दिन होने के कारण अभी भी अपनी किताबों में और एकांत में बैठा हुआ अपने में ही व्यस्त है। ये देखकर राजा कौन दीवाने और रानी राजदेवी ने एक दूसरे को देखा। जहां रानी के चेहरे पर परेशानी और हैरानी थी तो वही राजा कौन देव अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हुए गहरी सांस लिए और शांति से अपना कर ही ना कर आगे की तरफ चलने लगी, क्योंकि अपने पता था कि यह आपको नादान और मासूम बेटा नहीं है जो उसकी बातों का ध्यान रखते हुए हमें हाँ मिल सकते हैं और आंखें बंद करके उसका विश्वास कर सकता है, जादूगर बनने के रास्ते पर है। और उसकी आंखों में एक अलग से दो और रहस्य राजा कुंडलियों ने देख ली थी, इसलिए उन्हें पता था कि अब इस आरव से पुराने वाले आरव की तरह कोई भी बात बनवाना या कहना आसान नहीं होगा। वही सब सांस रोके खड़े ये सारी चीजों को देख रहे थे। सभी को पता था कि राजा कुंभदेव कभी भी अपने इस पुत्र से नाराज नहीं हुई, ना ही गुस्सा होने हैं। इसलिए कुछ दिन पहले की घटना सभी को याद थी और एक छोटी सी गलतियां बहुत सारी लोगों को इस बारे में पता भी चल चुका था कि राजा कामदेव और राजकुमार के बीच थोड़ी सी कहासुनी हो गई है। किसी को पता नहीं था सिवाय वहां पर मौजूद लोगों के। राजकुमार आरव अपनी किताब और कलम के साथ बैठे कुछ लिख रही थी तो उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख यह महसूस करती है। राजकुमार आरव ने ऊपर अपनी नीचे करके देखा तो आज गुरुदेव अपनी महाराज के प्रसाद पर बहुत ही अच्छी जज रहे थे। वह तुरंत खड़ा हो गया और उसने सोचले के नीचे तक अजीब नजरों से देखने लगा। उसके बाद वह कुछ कहता उससे पहले राजा कुंभदेव ने कुछ कहा। इसे सुनने के बाद राजकुमार आरव में अपनी नजर दूसरी तरफ की तो वहां पर करण अंगरक्षक और रानी राजदेवी जी के साथ दस्त से अपने हाथों में अलग अलग चीज पड़े हुए खड़े थे। ये देखकर आराम ने एक नजर राजा को मिले को देखा। उसके बाद सारी नदियां उसके बिना कुछ कहेगी। राजा कुंभदेव समझ गए कि वह क्या चाहता है, इसलिए वह वापस चला गया और अपने साथ बाकी सभी लोगों को ले गया। पिछली बार भी यही हुआ था, करण ने कहा और एक किनारे बैठ गया और अपनी सारी किताबें और पुस्तक को एक जगह रखकर सभी चीजों को प्यार से और गौर से देखने लगा।
फिर 2 चुटकी बजाते हैं वह तैयार हो गया। ये देखकर करने सारी रात दिया और कहा मतलब क्या था, मैं तुम्हें अच्छा लगता है सबके सामने इसी तरह से व्यवहार करना है, मुझे समझ नहीं आता अगर मैं शुरू से ही सारी चीज तैयारी पहले से कर लेता तो उन्हें मेरी कर्ज नहीं होती और उन्हें पता है कि मेरे बिना राज तिलक होने से रहा इसलिए वह मेरे सामने आए, इससे मेरा तहज्जुद बढ़ा और बाकी सबकी नजरों ने मेरा आधा और पावर भी। यह कहते हुए आरव मेघव से अपना सीना फुलाया और एक चेहरे पर तेज लिए और अपने चारों ओर ठंडा भाव के साथ अपनी कक्षा से बाहर निकल गया। उसे देखकर तो सच में ऐसा लग रहा था कि कोई आसमान से सफेद घोड़े में एक सुंदर और डिजाइन किए हुए थे और उसने अपने बालों को ऐसे ही स्टाइल किया है जैसे ही वह करता है। सबसे ज्यादा यूनिक और आकर्षित उसके सिल्की बाल। एपिसोड 123। राजकुमार आरव की बात सुनकर करण ने अपना चेहरा इस तरह से कर लिया जैसे कि वह समझ गया कि अब यह आरव राजकुमार आरव की फिर डालकर पूरी तरह से घुस चुका है। अब यह उसका दोस्त नहीं है, ये सिर्फ एक हार्टलेस जादूगर और एक राजकुमार है जिसके अंदर घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए कुछ समय से कारण आरव के नेचर को बहुत अच्छी तरह से समझने लगा था, कब वह क्या सोचता है और किस तरह से व्यवहार करता है। इस सभी चीजों के बारे में कारण को बहुत आसानी और अच्छी तरह से पहचान थी। जब से रिटर्निंग से की जिम्मेदारी उसे देख कर गई है तब से वह एक छोटी बड़ी चीजों के बारे में गौर करते हुए आरव का ख्याल रख रहा है, क्योंकि उसे पता है इस इतने बड़े शहर राज्य के उत्तराधिकारी की जान का खतरा चारों तरफ से आ सकता है और उसे ये भी बात पता है कि आर उसे छोड़कर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, चाहे अभी भी उसकी याददाश्त वापस आए हो या ना भी आए हो, पर उसे पता है कि उसकी जान को खतरा हमेशा बना रहेगा। इसलिए उसने अपने व्यक्तित्व में इतना बदलाव लाया है कि कोई भी आसानी से उसके करीब ना जा पाए और वह लोगों के बीच अपने आप को सबसे अलग और ताकतवर दिखाकर उन लोगों से डराकर दूर कर दे। और फिर भी अगर उसके पास आकर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो सब उसके अंजाम को जाने और पहले से ही यह बात समझ जाएगी उससे दुश्मनी करने का नतीजा क्या होगा। ऐसे बहुत सारी चीज हैं जो भारत चाहता था कि वह इसी तरह से अपना व्यक्तित्व पूरे साम्राज्य में बनाकर रखे और राजकुमारी काव्य के लिए धोखे से तो वह पूरी तरह से इतना समझ गया है कि यहाँ पर सबसे करीबी रिश्ता भी बहुत ही जानलेवा हो सकता है। आप सभी ने सही सुना। आरव को राजकुमारी काव्य के दिए हुए धोखे की पूरी घटना याद हो चुकी है कि किस तरह से उसने राजकुमार आरव को धोखा दिया उसी के बड़े भाई के साथ मिलकर, यानी राजकुमार वैभव के साथ मिलकर। यह बात तो उसे पहले से ही पता था, पर कुछ समय पहले ही उसे पूरी सारी चीज याद आ चुकी है कि इस महल में उसके साथ क्या क्या और किस तरह की चीज होती रही है। और आरा का बदलने का और इस तरह से व्यक्तित्व में डालने का फैसला भी इस कर्म में से एक है, पर इसी के साथ उसके पुराने जन्मदिन की घटना की याद आ गई थी। वह एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट और एक सीक्रेट फाइटर भी है। इसके बारे में बहुत कम यादें उसे याद आ रही है, यहाँ तक कि वह अपने पुराने माँ बाप को भी भूल गया है। उससे पहले से यह सभी चीज याद नहीं थी, पर धीरे धीरे जैसी उसकी और आरव की जिंदगी में अलग अलग चीजें हो वह सभी चीज उसे याद आने लगी। और उसके साथ यह भी हो रहा था कि वह पुराने जन्म की घटनाओं को याद करने की कोशिश कर रहा, पर उसे कुछ याद न आ रहा और बहुत जल्दी बोल जा रहा था। आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा था। कुछ न्यायाधीश याद थी तो कुछ यादें सिर्फ एक धुंधली तस्वीर की तरह। इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है उसे। उन्हें तस्वीरों में उसके असली माँ बाप के बारे में भी पता चला और यही बात आर को खा जा रहे थे कि उसे के साथ आखिर इस इन दोनों क्या क्या हो रहा है, जो उसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अपने कमरे के बाहर ड्रॉप से चलते हुए आराम इसी सभी चीजों को सोते हुए अपने ख्यालों में घूमता, पर उसके नजर और व्यक्तित्व की चाल में एक घमंडी राजा का स्वभाव और अकड़ साहब झलक रही थी और उसे के आसपास का एक डरावना और दाम घटने वाला और से उसके पीछे चल रहे अंगरक्षक और कारण तक को भी एक ठंडी आभा महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार आरो किसी का भी जान बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, तो वही बाकी सैनिकों के तो पसीने छूट रहे थे। आज तक उन्होंने इतना शक्तिशाली आंखों राजा कुंभदेव के बाद किसी के अंदर महसूस नहीं कि वह सब भी जादूगर थे, तो उन्हें पता था कि यह आपका कोई मामूली आभा तो नहीं है जो हर जादूगर के अंदर महसूस हो। हेलो चलते चलते राजभवन की ओर चलने लगा। उसने देखा कि बगीचे की तरफ कोई नहीं है, इसलिए वह बगीचे से होते हुए राजभवन की तरफ जाने लगा। उसके पीछे पीछे बाकी सब चल रहे थे और उसके सामने आ रहे हैं सभी नौकर और दास दासियां सर झुकाए हुए उसे जाने का रास्ता दे रहे थे। साथ ही साथ सभी सैनिक भी अपनी जगह पर स्थिर खड़े रहे और जब तक वह वहां से गुजर नहीं जाते तब तक वह अपना सर और नजरें नीचे किए हुए ही थे। अरे कोई सपना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसे, तो मैं जल्द से जल्द ही सभी तमाशा से बाहर निकाल कर वापस अपने उसे सुनहरी किताब के पास जाने था, जो उसे अलग अलग रहस्य और जादू के बारे में अलग अलग चीज दिखाएं और बताएं। उसे बहुत सुनहरे किताब बहुत ही जानता, मिस्टीरियस और उसके लिए सही साबित हो रहा था, इसलिए वह चाहता था कि जल्द से जल्द वह पूरी किताब को पढ़कर इस सभी शक्तियों के बारे में जान ले। उसके बाद वह धीरे धीरे करके उन सभी शक्तियों को हासिल कर अपने दुश्मनों का सामना कर सके, जो उसे मारकर उसकी गाड़ी और उसकी जगह चिन्हना चाहता है, पर उसे किसी भी चीजों में कोई भी लालच नहीं था।
पर अपनी पुरानी जिंदगी में आरव बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और बदला लेने वाले इंसानों में एक था, इसलिए वह चाहता था कि राजकुमार आरव का बदला अब बोले और अपनी जिंदगी एक नई शुरू से शुरू करे। पर जैसे उसे अपने पुराने जिंदगी के बारे में याद आया, वह समझ गया कि उसके साथ बहुत कुछ अलग और नया हो रहा है। एपिसोड 124। राज्यसभा के अंदर तकरीबन 200 लोग राज्यसभा के चारों ओर और दोनों मंजिलों में सिर्फ एक ही ओर सभी की नजर टिकी हुई थी। सब बस इस साम्राज्य और पूरे विश्व की सबसे बड़ी देश के होने वाले उत्तराधिकारी का इंतजार कर रहे थे। सभी को पता था कि वह पहले एक आम लड़का था जिसके पास जादुई शक्तियां बिल्कुल नहीं थी, पर एकदम से वह गायब होकर अब सबके सामने आ चुका है। वह भी एक प्रभावशाली जादूगर बनकर। ये देखकर सब हैरान तो थे, पर इस दुनिया में कभी भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है, ये बात सब बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अब तक सब यही समझ रहे थे कि अगला उत्तराधिकारी राजा कामदेव अपने सबसे समझदार और शक्तिशाली पुत्र राजकुमार भैरव देव को, वैभव देव को ठीक बनाएंगे। पर इतने सालों से राजा कामदेव ने अपना फैसला नहीं बदला। चाहे राजकुमार वैभव ने अपने आप को कितना भी साबित करके क्यों नहीं दिखाए, वह अपने पिता राजा कामदेव की फैसले को बदल नहीं पाए। तो वही बाकी राजकुमार के तो अपने पिता के सामने हिम्मत ही नहीं होती कि अपना किसी भी तरह का पक्षी याद आए वह रख सके। यहाँ तक कि उनकी रानियां की भी नहीं। सभी को पता है राजा कुंद बहुत ही ज्यादा निर्णय और शक्तिशाली घमंडी राजा है, पर यह वाली सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह एक राजा के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी और वह बहुत बड़े आधे पर हैं, जिससे उसे इन सभी चीजों से गुजर कर एक हिम्मत और काबिल राजा बनना पड़ता है। उसके हाथों में पूरे देश साम्राज्य का जिम्मेदारी है। तुम किसी भी तरह से गलत करना है या शासन नहीं कर सकते, नहीं तो नुकसान तो पूरी साम्राज्य और हर एक इंसान को पड़ेगा जो उसे साम्राज्य में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। राजा कुंभदेव के इसी महानता और सामान्य अधिकार की भावना को देखते हुए सभी साम्राज्य के लोग उसका बहुत ही ज्यादा आदर सम्मान करते हैं। भले ही राजा को मिले अपने प्रजा के लिए बहुत ही ज्यादा सख्त और मुश्किल फैसला लेने वाले हैं, वही राजा कामदेव और रानी राजदेवी भी तक ताकी लगाए हुए उसे दरवाजे की तरह देख रहे थे। उन दोनों की दोनों साइड उनका पूरा परिवार खड़ा था, तो दूसरी तरफ अलग अलग देश से आए मेहमान और बड़ी से बड़ी जादूगर और राजतिलक करने के लिए विधि करने का सबसे बड़ी महागुरु जो ये राजतिलक करेंगे, उसे राजभवन के बीच महाराज के तख्ते के सामने ही उन्हीं के बराबर एक भव्य और शानदार सिंहासन बनाया गया है। उसे सिंहासन के पीछे राजा कुंभदेव के बैठने का सिंहासन है और उसके दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरती से सजावट किए गए हैं। क्रिस्टल और अलग अलग देश में प्रसिद्ध फूलों का एक बहुत ही सुंदर और भाव डिजाइन से उसे केंद्र की जगह सबका मन को लुभा रहा था। कोई उसे सिंहासन को बहुत ही सिद्धार्थ से देख रहा था तो कोई बहुत ही एशिया से, क्योंकि हर कोई इस भाषण को पाने की चाहत रखता है। ये सिंहासन दिखने में जितना भाव और सुंदर है, उससे कई ज्यादा ताकत उसे सिंहासन में बैठने वाले व्यक्ति को मिलता है। ये बात उसे महल और भवन के हर एक व्यक्ति जानते हैं, इसलिए बस इंतजार कर रहे हैं उसे सिंहासन में बैठने वाले इस साम्राज्य के उत्तराधिकारी का। सभी को एक आहट सुनाई दिया। धीरे धीरे एक बहुत ही सुंदर और मधुर संगीत बजने लगा और एक राज्यशाही धुन बजने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी का भव्य स्वागत कर रहा हो, और यह हो भी रहा था। आरव ने जैसे ही अपने ख्यालों में घूम होते हुए राज्य भवन की तरफ अपना कदम रखा, वैसे ही उसे वह धुन और वह स्वागत का आवाज सुनाई देने लगा। उसके दोनों तरफ सैनिक आकर खड़े हो गए और उसके सामने सुंदर से सुंदर दासियां हाथों में फूलों का खाली लिए खड़े हुए उसके ऊपर फूलों का बौछार करने लगे। ये सब देखकर वह चौंक कर खड़ा हो गया, पर अपने आप को शांत करे हुए वहीं और इरादे के साथ वह इमोशनलेस चेहरे के साथ सख्त होकर सामने देखते हुए किसी साम्राज्य के सम्राट की तरह चलने लगा। इस वक्त आरव चलते हुए राजभवन के उसी तरफ आ गया जहां पर 200 लोगों की नजरें इस पर टिकी हुई थी। राजा कुंभदेव ने अपना हाथ उठाया तो सब अब जय जयकार करने लगी और खुशी से ऊपर से फूलों की बरसात होने लगी। ऐसा लग रहा था कि वहां पर सच में फूलों की बारिश होने लगी है। ना भव्य आयोजन और सुंदरता को देखकर आ रहा हूं तो देखा ही रह गया। फिर वह चलकर राजा कामदेव के सामने आकर खड़ा हो गया। राजा कुंभदेव ने उसे खुशी के साथ उपवास लेकर नीचे तक देखने लगा। उसका बेटा आज सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम और ताकतवर नजर आ रहा था, तो वही बाकी लड़कियां तो बस राजकुमार यादव की इस पर्सनैलिटी और शाम को देखकर पिघल ही गई थी। राजकुमारी काव्य भी अपनी नजर आराम से हटा नहीं पा रही थी। उसने बहुत ही सुंदर नीले रंग का गाउन पहन रखा था। उसके साथ भी कई शक्तिशाली राजकुमारी उसके साथ खड़ी है। इस राजकुमारी दूसरे राजकुमारी की तरह दिखती है। उसके बाद राजकुमार का विवाह की तरफ होगी। राजकुमारी काव्य सिख शक्ति में और साम्राज्य या के शासन में किसी भी तरह से छोटी नहीं थी, बल्कि वह तो उनसे भी कहीं बन सकती शादी अनुभव में साम्राज्य की सबसे बड़ी राजकुमारी महा मौजूद थी, जो अपने पिता के
साथ वहां पर आए थे, पर उन्हें इन सब चीजों में कोई मतलब नहीं था, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए पूरे साम्राज्य के शहर पर निकल गई थी और वह आज के लिए ही यहाँ पर आए हैं। उन्हें के अंदर घमंड और उनकी काबिलियत, उनकी आंखों में सांप नजर आ रही थी, पर उनकी आंखों में इस चीज बड़ा था कि वह सब बस जलना भरे नजरों से राजकुमारी काव्य को भी देख रहे थे, क्योंकि सभी को पता था कि राजकुमारी काव्य इस साम्राज्य की होने वाली अगली रानी का पद संभालने वाली है। जब राजकुमार आरव के साथ उसकी शादी होगी तब अब तो सिर्फ रिश्ता जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे राज तिलक की सभी रस्में होने लगी। राजकुमार आरव को सभी उच्च गुरु अधिकारी उन्हें सभी तरह की चीज करने के लिए कह रहे थे, जिससे वह लोग चीज करने को कह रहे हैं वैसे वैसे अभी वह सभी चीज कर रहा है। कुछ प्रश्न खत्म करने के बाद वह सब एक भव्य यज्ञ के लिए बैठ गए। वह यज्ञ कुछ ज्यादा ही समय तक चलता रहा, पर उनमें से कोई भी एक पल के लिए वहां से हिला नहीं। यही खासियत थी उनके जादूगर होने का कि चाहे वह कितना भी मेहनत कर ले वह लोग थकते नहीं थे। धीरे धीरे यज्ञ समापन होने लगा, पर जैसी राजकुमारी काव्य आगे बढ़कर राजकुमार आरव के बगल में बैठने की वाली थी कि राजा कुंभदेव ने उसे हाथ दिखाकर वही रोक दिया। को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह शांत रही और नासमझी भरी निगाहों से उन्हें देखा। तो राजकुमार काव्य को देखकर रानी राजदेवी जी ने आंखें जो कहा उसे सुनकर तो बाकी राजकुमारी की आंखें खुशी से चमकने लगी। तो वही बाकी राज रजाई को भी एक उम्मीद मिली। पूरे राज्य भवन में राजकुमारी काव्य का एक अलग ही मजाक बन चुका था। ये सुनने के बाद तो राजकुमारी काव्य एक पल के लिए वहां नहीं रुकी और तेजी से वह उसे राष्ट्रीय लॉक को छोड़कर चली गई। पर उसके पिता ने ये करने की भूल नहीं की, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि इस बार प्राथमिक काव्य दुखी है, इसलिए वह वहां से चली गई। या गुस्सा जो हो यहाँ किसी के सामने नहीं करना चाहते और वह इस बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। वह अपनी बेटी से बात तो करना चाहते थे, पर उसे मौका ही नहीं मिला। आरव ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उन्हें उसे पता था कि यह होना ही था। अगर उसकी बात नहीं मानते तो वह सबके सामने ही राजकुमारी काव्य को अपने से मना कर देते, पर यह अच्छा हुआ कि उसके यह माता पिता यानी राजा और रानी जी ने यह बात की घोषणा कर दी। अब वह इस दृष्टि से आजाद है, पर वह इस बात को ठान कर बैठा है कि वह राजकुमारी काव्य से बदलत लेकर ही रहेगा, उसे राजकुमार के लिए जो उसकी वजह से मारा गया। एपिसोड 125। राजकुमार आरव शांति से बैठे हुए सभी विधि को बहुत अच्छे से कर रहा है। उसके चारों ओर सभी की नजरें वह अपने ऊपर महसूस कर पा रहा है। यज्ञ को पूरा करते हुए सभी विधि को बहुत ही बखूबी कर रहा था। उससे ये सब बहुत ही जाना पहचाना भी लग रहा था, क्योंकि उसकी आत्मा राजकुमार आरव के शरीर में है। इसलिए उसकी पुरानी यादें में उसे यह याद आया कि जब वह 5 साल का था और 8 साल का था तो इसी तरह से महायज्ञ के सामने वह बैठा हुआ था। तब उसके साथ उसके पिता बैठे हुए उसकी हर एक विधि करने में मदद कर रहे थे। ये सब याद आते ही उसने नजर उठाकर अपने भावहीन चेहरे से राजा कुंभदेव की तरफ देखने लगा, जो उसे ही देखकर बस देख रहे थे। इस वक्त राजा कुंभदेव की आंखों में अपने इस पुत्र के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्र और प्यार नजर आ रहा है, जो किसी की आंखों से नहीं छुपा। और राजा कुंभदेव ये बात किसी से छुपाते भी नहीं थे, ताकि राजा कुंभदेव सभी को ये बता सके कि उसके लिए उसका रिपोर्ट कितना महत्वपूर्ण और कीमती है, अपने राज्य और अपने आप से भी ज्यादा कीमती। और यह ऐसा क्यों है ये बात सिर्फ राजा कुंभदेव ही जानते हैं, नहीं तो आज तक उन्होंने अपने किसी भी बच्चे को इस तरह से प्यार और यह अपनापन कभी नहीं दिया। तुम्हें नहीं लगता राजा कुंभदेव अपने इस पुत्र को कुछ ज्यादा ही सर चढ़ रहा कर रखे हैं? आखिर इसमें है क्या जो राजा ने इसे किसी हीरे की तरह इतने साल महल में बंद करके रखा हुए थे और इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ? सही कहा, ये राजा को मुझे बहुत ही ज्यादा चालाक और रहस्यमय राजा है के बारे में हम जितना चाहे उतना संभव कोशिश कर ले, पर कुछ जान नहीं पाती। पिछले कुछ समय में ही हमें पता चला कि वह अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी और उनके साम्राज्य में होने वाले पुराने रित, जिसमें कुछ समय में शुरू होने वाले हैं, जिसमें सभी साम्राज्य के राजाओं और मुख्य अतिथियों को शामिल होना बहुत ही जरूरी है। पर अब तक हमें पता नहीं था कि यह समझ क्यों रखा गया है। हालांकि तब ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि यह समझ राजा को मुझे अपने उत्तराधिकारी को सभी के सामने लाने और बताने के लिए रखे हैं, पर किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि राजा को महादेव का एक ऐसा पुत्र भी होगा जिसके पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है और वह उसे साम्राज्य का उत्तराधिकारी है। ये तो हमें इस महल के कुछ दिखाओ लोगों से पता चला था, नहीं तो हमको इस साम्राज्य का उत्तराधार अधिकारी राजकुमार वैभव को ही समझ रहे थे। आपको नहीं लगता कि आप आर्यावर्त की राजा और दूसरे देश की ब्रिटिश मैजिशियन के सामने इस तरह से नकारात्मक बातें कर सकते हैं? यह आपको शोभा नहीं देता। हम तो सिर्फ सच्चाई बात कर रहे हैं, हमने किसी तरह का व्यवहार तो नहीं किया। सभी राजा एक स्थान पर खड़ा होकर उसे यज्ञ क्यों देखते हुए राजा कुंभदेव और उसके पुत्र और उसके साम्राज्य के बारे में बातें कर रही थी। उनके सिवा किसी के पास इतना हिम्मत नहीं था कि वह इस यज्ञ के बीच कोई भी तरह की बातें करे, पर वह भी बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य के राजा थे, जो राजा कुंभदेव की बहुत अच्छे दोस्त और बहुत ही अच्छे संगठन की से जुड़े हुए हैं, जो उनके समय में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था।
सही कहा, वैसे तुमने भी तो अपने प्रिंस चार्ल्स का बेस्ट सेरेमनी की इसी तरह से ही तो रखा था ना, तब उसके बारे में पूरे यूनिवर्स को पता था। आई एम राइट मिस्टर किंग? हाँ पता है, पर हम अपने जादू की मदद से सभी चीजों को सीख और समझ सकते हैं। पर क्या यह अभी अभी जादू सीखने वाला लड़का ये सब समझकर फैसला ले सकता है? इससे तो अभी बाहरी दुनिया का किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभी इसको उत्तराधिकारी बनना चाहिए। कुछ साल और इंतजार कर सकते थे राजा कॉमेडी। धीरे धीरे ऐसी बातें और उन लोगों की जन्म से बचते हुए महारानी अपनी सभी चीज खत्म की। फिर वह उसे शक्तिशाली बद्दी के सामने खड़े होकर जिस तरह राजा कमदेव करने को कह रहे थे वैसे वैसे करने लगा। धीरे धीरे उसके सर के ऊपर एक नीले रंग की रोशनी निकलने लगी और वह एक बहुत ही ज्यादा भाव चक्र बांटा गया उसे। चक्र की रोशनी इतनी तेज थी कि सभी ने अपनी आंखें बंद कर लिया, पर कुछ लोगों की शक्ति तो इतनी थी कि वह उसे चीज को देखकर हैरान नहीं हुई, ना ही उनकी नजर उसे चीज से एक पल के लिए हटी। देखते हुए देखते रह गए कि यह रहस्यमय चक्र है क्या। पर जिन्हें पता था ये बात जानकर वह लोग हैरान रह गए कि यह चक्र इतनी जल्दी जागृत कैसे हो गया। धीरे धीरे वह चक्र आरव के शरीर पर पड़ने लगा और आरव की पोशाक की वजह से वह किसी तारे की तरह पूरे राज्य भवन में चमक रहा था। उसकी औरत धीरे धीरे प्रभावशाली हो रहा था, जो तो पहले से ही था, पर धीरे धीरे आरोन के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलते हुए उसे चक्र की तरफ जाने लगी। ये देश से बहुत ही ज्यादा मनमोहन लेने वाला था, तो वही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई है, जिसे देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का राजतिलक इस तरह से संपन्न और संपूर्ण होगा। यहाँ तक कि राजतिलक करने वाले राजगुरु को भी इस बात को भरोसा नहीं हो रहा था कि यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली चक्र जागृत हुआ है अब तक। ऐसा चक्र राजकुमार कुंभदेव, क्योंकि राजा को महादेव है, उनके दादा के बड़े भाई के राजतिलक कर इसी तरह का चक्र उत्सर्जित हुआ था। इससे ये साबित हो गया कि भविष्य में आने वाली हर चीज, मुसीबत का सामना और हर तरह की जिम्मेदारियां को राजा को मृत्यु की शक्तियों के साथ हर बहुत आसानी से उनका सामना करेगा और धीरे धीरे आरोग्य शक्तियां बढ़ाते जाएगी। राजकुमार वैभव को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इन सब में वह अपना अधिकार चाहता था, पर यह इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी उसे अंधेरी दुनिया में रहने वाला, उसके मदद करने वाला वह जादूगर जो अंधेरे में रहकर उसकी मदद और उससे हर काम को सही तरीके से करने की एडवाइस देता और साथ देता, वह कुछ वक्त के लिए कहीं गायब हो चुका है, या कहीं कि वह उसे वक्त उसका साथ नहीं दे रहा, जिसके कारण वह और भी ज्यादा कमजोर हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर वह कुछ करता है फिर वह बहुत बुरी तरह से बच जाएगा। इस वक्त उसके हाथ में बहुत कुछ नहीं था। अपने जादू के कारण वह यहाँ वहाँ जा तो रहा था, पर उसके इस बीमारी के कारण बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था अपने आप को। मैं तीनों रानियां और उनके बच्चे का रिएक्शन भी कुछ खास नहीं था, पर रिद्धि सिद्धि अपने भाई के लिए बहुत खुश थी। वह बस घमंड के साथ सरोजक गए हुए ये सभी चीज बहुत अच्छे से देख रहे थे और सभी तैयारी में अपना हाथ बता रहे थे। कुछ देर के बाद जब वह उसे राजगद्दी में बैठा तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी और सबकी नजरों में एक अलग सा दर्द जो हर किसी के नजदीक और चेहरे पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।